अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जुमे के रोज एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। तालिबान के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। मुसलमानों का मुक़द्दस महीने रमज़ान के आखिरी जुमे को सैकड़ों नमाजी नमाज के लिए जमा हुए थे और खलीफा आगा गुलजान मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। रिहायशों का कहना है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा है। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद से मुत्तसिल मोहल्ला धमाके से लरज़ उठा। IS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वाज़ेह है कि IS ने गुज़श्ता अगस्त में मुल्क में तालिबान की हुकूमत के बाद से पूरे अफगानिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। بعد از نعت خواندن باز ذکر شروع شد. استاد شدیم بر ذکر کردن تقریبا یک 6 دقیقه تیر شده باشه که دیگه یک رنبه شد دیگه ندیدم. سعی کردم که سرای شانه اینجا امکانه که غیر گوشت دیگه چیز نیست. रूस ने बीती रात यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर बमों और रॉकेटों की बारिश कर दी। इन हमलों में एक सहाफ़ी हलाक हो गया और दीगर 10 से ज़्यादा जख्मी हो गए। खास बात यह है कि ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कीव के दौरे पर हैं। रूस के इस इक़दाम से क्या साबित होता है? क्या रूस अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को ठेंगा दिखा रहा है? देखिए रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों पर बीती रात रॉकेट और बमों से बेशुमार हमले किए। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अमन के मिशन पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के दौरे पर थे। ये बमबारी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की बमुश्किल 1 घंटे के बाद हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में रूस की तरफ से किए गए ताज़ा रॉकेट हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जो आलमी इदारे के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस के दौरे कीव के दौरान किए गए। मकामी मीडिया के मुताबिक एक हमला कीव के रहायशी इलाके में किया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 3 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी फौज कीव पर हमले जारी रखे हुए है, ताहम यूक्रेनी फौज की मुज़ाहमत की वजह से रूसी बर्री अफवाज की पेशरफ्त इंतहाई सुस्त हो चुकी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की तज़लील चाहती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस की कीव में मौजूदगी के वक्त रूसी फौज की तरफ से यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले करना दरअसल मॉस्को की तरफ से इस आलमी इदारे को जलील करने की एक कोशिश है। ज़ेलेंस्की के बकौल रूस की इन हरकत पर आलमी बरादरी की तरफ से सख्त और फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस अमन की कोशिशों को सबूताज कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। कीव के मेयर विटाली ने जुमेरात को रूसी हमलों के बाद तबाहशुदा अपार्टमेंट की इमारत के अहाते से वीडियो खिताब में 4 अफराद के जख्मी होने की बात कही। मेयर ने एक ट्वीट लिखा जिसमें लिखा कि एक शख्स की लाश खंडरास से मिली है। वहीं यूक्रेन के नेशनल गार्ड स्पेशल फोर्सेज यूनिट अज़ोफ ने जुमेरात को वीडियो फुटेज जारी की, जिसमें दावा किया गया कि रूसी गोलाबारी के नतीजे में अज़ोवस्टल स्टील मिल में मिलिट्री फील्ड अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने एक वीडियो एड्रेस जारी किया, जिसमें रात के वक्त अज़ोव स्टील मिल में किए गए रूसी हमले के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीती रात बमों और रॉकेटों की बारिश की रात थी। आखिर इन वहशियों को ऐसा करने की इजाजत किसने दी? Ракети знов падають і руйнують наші будинки. В Шевченківському районі чергове влучання ракети.
Дякую Богу, що ніхто не загинув. Зараз ми зробили всі обстеження будинку. Він новопобудований, люди ще не встигли переїхати, тому ніхто не загинув. 4 людини госпіталізовано. Хотів би нагадати, що за цей час, за час війни в місті Києві загинуло понад 100 людей, 435 людей були госпіталізовані, травми мають. 4 дитини загинуло за цей час. Також символічно в цей момент генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй знаходиться в місті Києві. Це йому привіт, так званий привіт. Середній палець пан Путін показав в цей момент, обстрілюючи наші будинки, руйнуючи. Мета Путіна не будинки, мета його життя людей. Але ми вистоїмо. Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб. 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти артилерії, яка працює не зупиняючись вже 64 роки? Саме так я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. У мене є питання, хто дав той час Москві, щоб приховати злочини в Маріуполі. वहीं रूसी फौज ने बीती रात यूक्रेन पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि उसने यूक्रेनी तंसीबात पर तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों से हमले किए। रूसी वजारत दफा के तर्जमान ने कहा है कि रूसी मुसल्लह अफवाज ने कीव के करीब रॉकेट दागे और खलाई सनत के इदारे आर्टियम के पैदावारी तंसीबात को तबाह कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि समुंदर में मार करने वाले मिसाइलों ने यूक्रेन के इर्द गिर्द बिजली की 3 सब स्टेशनों को भी तबाह कर दिया है। Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнено 975 огневых задач. एक तरफ यूएन सेक्रेटरी जनरल की जानिब से अमन मिशन की कोशिश, दूसरी तरफ कीव में यूएन सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले, तीसरी तरफ नेटो का यह कहना कि यूक्रेन जंग तवील साबित हो सकती है, क्या माने रखती है। अगर संजीदगी से सोचा जाए तो अमन के क़याम में कोई संजीदा नज़र नहीं आता, क्योंकि रूस के साथ अमन के क़याम और जंग के ख़ात्मे की बात की जा रही है, मगर अमेरिका और नेटो यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद जारी रखे हुए हैं, जिसने रूस को मज़ीद चिराग पाकर दिया है। ममालिक अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं और मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हथियारों के साथ साथ अना की जंग भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जर्मनी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले की मजम्मत की। जर्मन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बैनुल-अक़वामी कानून का कोई एहतराम नहीं करते हैं। Wir verurteilen den russischen Raketenangriff auf Kiew, während UN-Generalsekretär Guterres dort gestern zeitgleich zu Gesprächen war, auf das Schärfste. Das Vorgehen der russischen Seite ist menschenverachtend. Es ist offenbart vor den Augen der Weltgemeinschaft zudem erneut, dass Putin und sein Regime keinerlei Respekt vor dem internationalen Recht haben. बरतानिया माहिरीन की एक टीम यूक्रेन भेज रहा है ताकि रूसी फौजियों की तरफ से किए जाने वाले जिनसी तशद्दुद समेत जंगी जराइम की रिपोर्ट्स की तहक़ीक़ात में मकामी हुकाम की मदद की जा सके। बरतानिया की खारजा सेक्रेटरी लिस्टर्स ने आज कहा कि टीम मई के शुरू में पोलैंड पहुंचेगी और बैनुल-अक़वामी एजेंसियों, गैर सरकारी तंजीमों, पनाह गुज़ीनों और यूक्रेन की हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी ताकि ये तय किया जा सके कि वो क्या मदद कर सकती है। Appalling war crimes committed, the use of rape and sexual violence. We will be sending in a British evidence collecting team, working with the Ukrainian authorities, working with the ICC. We've been talking today about the urgency of making sure justice is done.
and that also we call out rape as a use of weapon in war. It's done to subjugate women, to destroy communities, and we want to see it stopped. We will be sending them out in the month of May. They'll be working closely with the Ukrainian authorities. This is about collecting a wide range of evidence, witness statements, forensic evidence, video evidence. We're also using British intelligence to help show the links between what is happening on the front line and the Russian authorities, because it's important that everybody in the chain of command is. यूक्रेन के शहरियों ने आज ब्रसेल्स में यूरोपीय काउंसिल की इमारत के सामने मुजाहरा किया, जिसमें यूरोपीय यूनियन से रूस से तेल और गैस की खरीदारी बंद करने का मुतालबा किया गया। जंग के मुतासरीन की नुमाइंदगी के लिए फ़ज़ाई हमलों की आवाज़ पर यूक्रेन के झंडे और निशानात उठाए 1 दर्जन मुजाहिरीन ने ज़मीन पर लेट गए। मुजाहिरीन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन मुनाफ़िक़त से काम ले रहा है, क्योंकि वो एक तरफ यूक्रेनी बाशिंदों की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस से तेल और गैस खरीद रहा है। ये दोहरा मयार नहीं तो और क्या है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अगर यूरोपीय यूनियन वाकई यूक्रेन की मदद करना चाहता है तो रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दे। वाज़ेह है कि कई यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। At the moment, all of the money which is coming from the European Union is going to the military budget of the Russian Federation. That's why it's quite hypocritical when the European Union is supporting Ukrainian refugees, is providing humanitarian help to Ukraine, and at the same time they are buying oil and gas from Russia. This just cannot go together. The only effective measure, the only way European Union can really help Ukrainians is to stop. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। यरूशलेम में शुरू होने वाले तशद्दुद के एक नए सिलसिले की वजह से दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। जुमे के दिन फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद ने मस्जिद अल अक्सा के करीब इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने रबड़ की गोलियां बरसाई और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। आज सुबह रुनुमा हुए इस तशद्दुद के नतीजे में कम से कम 40 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई उस वक्त की गई जब फ़लस्तीनियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा वेस्टर्न वॉल के करीब जमा यहूदियों पर पथराव किया। तशद्दुद तकरीबन 1 घंटे बाद उस वक्त ख़त्म हो गया जब कंपाउंड में मौजूद दीगर फ़लस्तीनियों ने मदाखलत की और पत्थर फेंकने वालों और पुलिस को पीछे हटने पर राज़ी किया। इसराइली हुकाम गज़ा पर हुक्मरानी करने वाले हमास अस्करियत पसंद ग्रुप पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पथराव रोकने के लिए मदाखलत करने पर मजबूर किया गया। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इस मकाम पर इसराइली पुलिस की मौजूदगी और कौम परस्त और मजहबी यहूदियों की बढ़ती हुई तादाद का बाकायदगी से दौरा इस जगह पर हुकूमत करने वाले दहाइयों पुराने गैर रस्मी इंतजामात की खिलाफ वर्जी है। ईरान की दारकूमत तेहरान में हज़ारों ईरानियों ने यौम कुद्स के मौके पर निकाली गई रैलियों में शिरकत की और इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए। कोरोना वायरस की वबा के बाद ये पहला मौका था कि इस तरह के मार्च का इनेकाद इस तरह किया गया। रैलियां दूसरे ईरानी शहरों और कस्बों में भी निकाली गईं। तेहरान में होने वाली रैली में बहुत से आला ईरानी हुक्काम ने शिरकत की, जिनमें सदर इब्राहिम रईसी और ताकतवर इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर जनरल भी शामिल थे। तमाम रैलियां तेहरान यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हुई, जहां नमाज जुमा के बाद तकरीब का अख्ताम हुआ। वाज़ेह है कि ईरान 1979 में मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में आने वाले इस्लामी इनकलाब के आगाज़ के बाद से मुसलमानों के मुक़द्दस माह रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन को फ़लस्तीनियों की हिमायत में यौम कुद्स के तौर पर मनाता है। کسی که حکومتش بر مبنای ظلم و جور و شکنجه و کودک کشی استواره پایدار نیست و به زودی از صحنه روزگار هست. ما انشالله با این کاری که اینجا انجام میدیم، با این راهپیمایی که اینجا انجام میدیم، به اسرائیل با آمریکا نشون میدیم که اسلام هنوز زنده است. جوانها هنوز در راه اسلام هستن، هنوز از اسلام بر نگشتن و اگه پای خونمون هم باشه خونمون هم حاضریم در این راه بدیم و دل مادران شهدا رو با این قدم هامون شاد کنیم. इराक के दारकूमत बगदाद में भी यौम कुद्स के मौके पर रैलियां निकाली गईं, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और फ़लस्तीनियों के साथ एकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं।
اليوم بغداد تعبر عن هويتها في مواجهة الكيان الصهيوني، وتجمع العراقيون اليوم في شارع أبو نؤاس ومقابل السفارة الأمريكية ليعبروا عن موقفهم الرافض لمحاولات التطبيع ومحاولات الكيان الصهيوني لجر الشعوب نحو قضية التطبيع. واليوم هوية الشعب العراقي وإرادته هي مع تحرير فلسطين ومع سيادة العراق. जमात उल विदा के मौके पर बेंगलुरु में यौम कुद्स मनाया गया। अंजुमन इमामिया के तहत मस्जिद अस्करी से लेकर इमामिया मंजिल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। उलमा कराम ने कहा कि यूक्रेन में जुल्म सितम के खिलाफ पूरी दुनिया आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन अफसोस कि फ़लस्तीन में गुज़श्ता कई सालों से जुल्म के पहाड़ उठाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ममालिक खामोश बैठे हुए हैं। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो फ़लस्तीन की हिमायत में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए दबाव डालें। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने आज कहा कि पाकिस्तान में गर्मी की लहर कम से कम 2 मई तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर सरफराज ने कहा कि 1 या 2 मई को बलूचिस्तान से हवाएं चलेंगी, जो सिंध के कुछ इलाकों में तूफ़ान और बारिशों का सबब बनेगी। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद गर्मी की लहर कम हो जाएगी। बुध को सिंध के दही इलाकों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। चूँकि रमज़ान के महीने में गर्मी की लहर ने पाकिस्तान को मुतासर किया है, 7 रोज़ेदारों को भी आजमाइश बढ़ा दी है। माहिरीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने आप को ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी में जाने से रोकें, ख़ास तौर पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। पीक आवर्स होते हैं वो अमूमन 11 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक होते हैं, बिल्कुल 4 बजे तक आप कह लें। तो इस दौरान में ओपन सन में अपने आप को बहुत देर तक एक्सपोज ना करें। अगर बहुत ज़रूरी काम से आपने निकलना है बाहर तो सर ढांप के निकलें, हल्के रंग के कपड़े पहने, और इफ्तार और सहरी में जैसे रमज़ान चल रहा है तो उसमें बहुत हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें उनका इस्तेमाल ना करें। तो चूँकि हीट वेव, हीट स्ट्रोक की वजह से या उस बहुत जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है या हीट इंडेक्स बढ़ता है तो फिर आपकी बॉडी के अंदर से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उससे डैमेजेस हो सकते हैं। ये हीट वेव 2 मई तक ये सिलसिला इसका बरकरार रहेगा, और 1 या 2 मई को फिर बलूचिस्तान के रास्ते मगरबी हवाओं का एक सिलसिला दाखिल होगा, जो बारिश और आंधी वांधी का बायस बनेगा सिंध के अपर एरियाज़ में। कराची में भी 1 मई को भी और कुछ गर्द आलूद हवाएँ चल सकती हैं, और 2 मई को फिर डस्ट स्टॉर्म आ सकता है यहाँ पर। अलबत्ता सखर, लाड़काना, दादू साइड पे डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश का भी इम्कान है। तो फिर ये हीट वेव 2 मई के बाद सबसाइड कर जाएगी। गर्मी आगे भी मज़ीद सुना है कि होने वाली है, मज़ीद इंक्रीज़ होने वाली है, हो जाएगी, देखते हैं, लेट्स सी। बाकी है कि थोड़े ही रोज़े रह गए, इतने ज़्यादा रोज़े हैं नहीं, अल्लाह खैर करे। बाकी हम सब यही बोलेंगे कि मज़ीद अल्लाह से दुआ है कि गर्मी कम हो जाए, ताकि हमारी जो मज़ीद इबादत हैं वो बेहतर तरीके से हम अदा कर सकें। और भाई देखते हैं क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू जेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। आईएमएफ चीफ ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत के दृष्टिकोण की सराहना की। आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने पिछले दिनों आईएमएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में सुधार लाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है, इस बारे में किए एक सवाल के जवाब में आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि भारत पहले से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहा है, और ये एक ऐसा देश है जो डिजिटल करेंसीज के फ्रंट लाइन में है। खासतौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे भारतीय लोगों को व्यवसायियों के लिए क्रिप्टो एसेट्स में जोखिम को कम करता है। ये सराहनीय है। आईएमएफ बॉस ने भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और क्रिप्टो रेगुलेशन जैसे विषयों पर उनसे चर्चा की। भारतीय वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते आईएमएफ की बैठक में क्रिप्टो करेंसी की जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फाइनेंस करने में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लेकर है। उन्होंने आगे कहा कि इस सिचुएशन को हैंडल करना किसी एक देश के बस की बात नहीं है, इसलिए सभी देशों को इसके लिए साथ में मिलकर काम करना होगा।
बाइनेंस ने रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी को क्लाइंट इंफॉर्मेशन किया है। रिपोर्ट रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने रशियन फाइनेंस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ROSF से अपने क्लाइंट्स के नाम और पते सहित उनके डेटा शेयर किया है। रॉयटर्स ने आरोप लगाया है कि ये कदम सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि ईस्टर्न यूरोप और रसिया के बाइनेंस हेड ग्लेब कोस्टार्वे ने क्लाइंट डेटा साझा करने के लिए रोस्विन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके पास इस स्थिति में कुछ और करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मामले से वाकिफ एक व्यक्ति ने रॉयटर्स को बताया कि रोस्विन जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी द्वारा जुटाए गए लाखों डॉलर के बिटकॉइन को ट्रैक करना चाहता है। नावाल्नी के हिसाब से इन डोनेशंस का इस्तेमाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार में करप्शन को उजागर करने के लिए किया गया था। अब रोस्विन नावाल्नी के नेटवर्क की जांच कर रहा है। कोस्टारेव ने इस रिपोर्ट पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। हालांकि बाइनेंस ने कहा है कि नावाल्नी के संबंध में रूसी अधिकारियों ने कभी भी कांटेक्ट नहीं किया। IIT दिल्ली फेस्ट में बाइनेंस की साझेदारी। IIT दिल्ली ने अपनी 3-डे कल्चरल फेस्ट रेंडोजिवस के दौरान NFT टिकट और प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल के लिए एक्सचेंज एंड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ भागीदारी की। बाइनेंस 30 मिलियन के एस्टिमेटेड यूजर बेस के साथ लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। कंपनी इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। जैसे पिछले ही महीने बाइनेंस ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से भारत में स्टूडेंट्स के लिए अच्छे आइडिएशन के लिए एक ब्लॉकचेन लॉन्च किया। बाइनेंस ने कहा कि रेंडोजिवस के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी करके वे बेहद उत्साहित हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के सबसे टैलेंटेड टेक स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। हम इस बात से खुश हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स को इंस्पायर और एडुकेट कर पा रहे हैं और Web3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में लोगों को जागरूक भी कर पा रहे हैं। बता दें कि NFT टिकट्स कॉन्सर्ट नाइट्स के लिए इशू की गई है। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीक फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। ZP एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।